यस, ऑल्टरनेटिंग करंट के चौथे लेक्चर में आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम एक एसी वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे इंडक्टर के साथ तो उसके ईएमएफ की इक्वेशन हमें किस तरह से दिखाई देगी और हमें उसके करंट की इक्वेशन किस तरह से दिखाई देगी। प्लस हमें यह भी देखना है कि जो ईएमएफ है और जो करंट है उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने ये सेम चीज की थी विथ द रेजिस्टर, अगर आपको याद आएगा तो। और जब हमने ये रेजिस्टर के साथ किया था तो हम लोग को कोई भी फेज डिफरेंस ईएमएफ या फिर करंट के बीच में नहीं मिला था। ठीक है, तो ये हमारे लिए आज के लिए बी टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम इस चीज को किस तरह से बताएंगे। सपोज कीजिए आपने इस तरह से एक इंडक्टर यहां पे लगा दिया हो, ये ठीक है, एंड एक एसी सोर्स जिसके ईएमएफ की वैल्यू आप बहुत तेज जानते हैं, वो होता है ई, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। और इस सर्किट में समझिए एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ये जो बंदा है इसको बोला जाता है इंडक्टर, कॉइल की तरह ही होता है। ईएमआई चैप्टर के अंदर मैंने इसके बारे में एक डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन दिया है जब हम सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस जैसा टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो ईएमएफ आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इस इंडक्टर के साथ, इसकी इक्वेशन आपको पहले से ही पता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वो सिमिलरली वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने रजिस्टर में फॉलो किए। किसी तरह से हमें करंट का इक्वेशन निकालना है, करंट की इक्वेशन को और ईएमएफ की इक्वेशन को देखना है कि भाई इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, तो जो हम रजिस्टर का हम लोग कर रहे थे तो हमने सिंपली ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर लिया, है ना। पर अब यहाँ पे इंडक्टर में हमें क्या पता है, हमें इंडक्टर में अगर हमने सेल्फ इंडक्टेंस नाम का टॉपिक पढ़ा है तो हमें पता है कि यहाँ पे एक बैक ईएमएफ नाम की चीज डेवलप होती है। अगर हम लेंसेज लॉ को याद करेंगे तो यहाँ पे एक ऑपोजिट ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होता है ना, जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं, वो इस इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप हो जाएगा क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। तो ठीक है, तो फिर अब इस चीज में हम कैसे लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे जनरेट होगा और आप उसको बैक ईएमएफ के नाम से भी अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा ई, लेट मी राइट इट एज बैक इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या सीखा था आपने सेल्फ इंडक्टेंस में, माइनस एल डी आई बाय डी टी। इसको डाल लीजिए आप डब्बे में। अच्छी तरह से बात को याद रखें, ये जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ है ये इस पर्टिकुलर इंडक्टर में पैदा हुआ है और आप तो यही चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना आप चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये बैक ईएमएफ यहाँ पे निकाल दिया। अब क्या है, इस पूरे सिस्टम में दो तरह के ईएमएफ काम कर रहे हैं, एक तो जो आपने लगाया और एक जो इस इंडक्टर में बैक ईएमएफ पैदा हुआ है। अगर इस इंडक्टर में जो बैक ईएमएफ पैदा हुआ है अगर वो हमारे ईएमएफ से ज्यादा ताकतवर निकल गया तो ये पूरा सर्किट ठप हो जाएगा, क्योंकि ये पैदा ही हुआ है हमारे ईएमएफ को अपोज करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्किट में हमको करंट का फ्लो मेंटेन रखना है कि करंट फ्लो होता रहे, तो इसके लिए हमारा ईएमएफ और वो बैक ईएमएफ इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। तो अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल है तो फिर हमारी बात बन जाएगी। पर हम पहले से ही जानते हैं मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होगा, है ना, बट दोनों ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट माना जाएगा यहाँ पे। तो आप जो लिखेंगे हमारा ईएमएफ वो आप लिखेंगे माइनस ऑफ बैक ईएमएफ। जो हमारा ईएमएफ है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज तो बैक ईएमएफ के बराबर ही होनी चाहिए। माइनस साइन ये बताता है कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ काम कर रहा है, वो बैक ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो इस बैक ईएमएफ की वैल्यू जरा पुट कर दीजिए, तो हमारे ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस एल डी आई बाई डी टी। सो आपके ईएमएफ की वैल्यू आ गई एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, इतना झंझट मारी वाला काम करने का भी जरूरत नहीं था। अगर ये बैक ईएमएफ की वैल्यू, अगर हम बोल ही रहे हैं कि हमारा ईएमएफ बैक ईएमएफ के बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज में, बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होना चाहिए। अगर ये पहले से ही माइनस है तो हमारा ईएमएफ की वैल्यू प्लस हो जाएगी। सिंपल से एक स्टेप में हमारा काम हो जाता है। बस सवाल ये उठता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो,
क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि इस इंडक्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, इसलिए पूरा डेरिवेशन किया जा रहा है। तो एक काम करते हैं, करंट को एक जगह पे रख लेते हैं, बाकी सब लोगों को अलग जगह पे ले आते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपने करंट को एक जगह पे ले लिया और आपने बाकी सब जगह चीजों को अलग अलग कर लिया, तो ये E बाय एल हो जाएगा यहाँ पे, और ये dt इधर चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास di है तो चुपचाप इसको इंटीग्रेशन करो और आपको I मिल जाएगा। पर उसके पहले क्या आपके पास E की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करो। तो क्या है आपके पास E की वैल्यू, ये स्टेप के बाद क्या हो जाएगा, di विल बी इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये देख रहे हो आप, ये इक्वेशन है हमारे E का, उसको सब्स्टिट्यूट किया, यहां नीचे L चल रहा है और यहाँ पे dt चल रहा है। अब क्या भाई, अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो अगर आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो आपको मिलेगा di का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, बराबर है, इक्वल टू साइन डाला, यहां पे भी इंटीग्रेशन कर लो, E नॉट बाय एल कर लो साइन ओमेगा टी, और ये आपका चल रहा है dt। अब चुपचाप कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, E नॉट बाय एल बाहर आ जाएगा, मतलब सिर्फ साइन ओमेगा टी dt का आपका इंटीग्रेशन करना है आपने। ठीक है, तो यहां पे चलेगा ये इंटीग्रेशन ऑफ di, क्यू इंटीग्रेशन ऑफ di का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो वो बन जाएगा I इक्वल टू E नॉट बाय एल आपने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन में आप जा रहे हैं साइन ओमेगा टी dt के साथ। ठीक है, साइन ओमेगा टी dt का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, E नॉट बाय एल पहले से बाहर है, साइन ओमेगा टी dt का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉस ओमेगा टी आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर चेन रूल लगेगा और ओमेगा टी का इंटीग्रेशन वापस होगा, तो ओमेगा टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी जस्ट ओमेगा, तो साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, ये आपका आया इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन आया, ये आपका माइनस साइन नहीं साइन ओमेगा टी का आपका ये इंटीग्रेशन आया, ये आपने यहां पे ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, अब क्या, अब थोड़ा सोच विचार, क्या हम इस कॉस ओमेगा टी को साइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो जरा देखते हैं इसको साइन के फॉर्मेट में कैसे लिखना है हम लोग को। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था करंट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एल, ये आपने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला था, फिर आपके पास था एक ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, बराबर है। ठीक है, अब क्या होगा, जरा इस माइनस कॉस ओमेगा टी को या कॉस ओमेगा टी को साइन के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो माइनस साइन टोटल बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा ई नॉट बाय एल, लगे तो हाथ ओमेगा भी बाहर निकाल लो। ठीक है, ओमेगा भी आपने बाहर निकाल लिया, तो आपके पास अब क्या बचेगा, आपके पास अब बचेगा साइन, ये चीज क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये आपका कॉस ओमेगा टी कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन में, बराबर है, 90 माइनस एंगल कर दिया आपने। अब इस माइनस साइन को अंदर ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, ई नॉट बाय ओमेगा एल तो वैसे भी बाहर था, तो अब आपके पास बच रहा है साइन, और अंदर पलटी हो जाएगा तो बचेगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये आपके पास आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अब बिल्कुल बात ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो टर्म यहां पे दिखाई दे रहा है, इस टर्म को हम लोग हमारी पीक वैल्यू मानेंगे। क्या मानेंगे, पीक वैल्यू। अब इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कि ये टर्म कैसे पीक वैल्यू है, ये मैंने आपको रजिस्टर वाले डेरिवेशन में दिखा दिया था कि अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो ये वाले बंदे की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आप वो रजिस्टर वाला डेरिवेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इफ साइन बिकम्स मैक्सिमम, लिख ही देते हैं भाई, साइन अगर साइन थीटा अगर मैक्सिमम हो गया तो जो आपका करंट है वो आपका आई नॉट हो जाएगा। आई नॉट क्या है, आपका पीक वैल्यू है। तो साइन मैक्सिमम होने का मतलब साइन की वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर साइन की वैल्यू हो गई 1 तो आपका आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर हो जाएगा आई नॉट, और वो हो जाएगा ई नॉट बाय ओमेगा एल। तो ये स्टेप जो है ये रजिस्टर में भी दिखाया था, यहां पे भी दिखाया है।
अंतिम स्टेप जब आता है तो उसमें आपको ये वाले टर्म को स्पेशली ध्यान देना है। दिस विल बिकम द पीक वैल्यू ऑफ द करंट और द ईएमएफ जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो। ठीक है, वापस एक बार ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने साइन की वैल्यू को मैक्सिमम कर दिया तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम वैल्यू मतलब पीक वैल्यू जिसको आप आई नॉट से डिनोट कर रहे हो। ये पूरा टर्म 1 हो गया, बचा हुआ टर्म आपने यहाँ पे लिख दिया। आप वापस इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू आपके पास आएगा आई नॉट, ये पूरा टर्म आपका आई नॉट है और आप चल रहे हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 के साथ, इसको आप डाल दीजिए डब्बे में। ये आ गया आपका करंट का इक्वेशन। अब जरा ईएमएफ का इक्वेशन लिखिए, क्या है आपके स्टैंडर्ड ईएमएफ का इक्वेशन, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर पहला लेक्चर देखे हो तो समझ में आएगा कि ये माइनस पाई बाय 2 और ये प्लस पाई बाय 2 जो चीज थी ये पहले लेक्चर में आपको सिखाई गई थी। ठीक है, तो पहले लेक्चर में क्या बताया था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और अब करंट की इक्वेशन में माइनस पाई बाय 2 आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो करंट है वो लैग कर रहा है ईएमएफ को। करंट लैग्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2, माइनस है ना यहाँ पे, इसलिए करंट ईएमएफ से पाई बाय 2 से पीछे है। या उल्टा कैसे बोल सकते हो, और कैसे सिखाया तुमको मैंने, ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। दोनों की दोनों चीजें एग्जैक्टली वैलिड है। ठीक है, कुछ भी बोलिए, करंट ईएमएफ से पाई बाय 2 से पीछे है या ईएमएफ करंट से पाई बाय 2 से आगे है, एक ही बात है। बट समझना क्या है, इन दोनों चीजों से आपको समझना क्या है, ये फेज डिफरेंस है। पाई बाय 2 क्या है, ये आपका फेज डिफरेंस है। पर आपको इस चीजों से समझना क्या है कि जो ईएमएफ की पीक वैल्यू है वो करंट की पीक वैल्यू से पहले आ रही है या करंट की पीक वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू से बाद में आ रही है। कितने के डिफरेंस से आ रही है, पाई बाय 2 के डिफरेंस से आ रही है। ठीक है, इसको जरा ग्राफिकली देखते हैं कि कैसा दिखाई देगा। ठीक है, अब हम ये ग्राफ देख के समझेंगे कि इन्होंने किस तरह से डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि आपका ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, ये आपका ब्लैक वाला ग्राफ आपका ईएमएफ का है। ठीक है, और जो डॉटेड ग्राफ आप देख रहे हैं, ये डॉटेड ग्राफ आपका करंट का है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको इस ग्राफ को समझना है। आपको साफ साफ ये चीज दिखाई दे रही होगी कि जो ईएमएफ का पीक वैल्यू है वो यहां आ रहा है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, और जो करंट का सबसे पहले पीक वैल्यू आ रहा है वो यहां आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, जहां पे करंट का पीक वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप देखेंगे कितने एंगल का डिफरेंस है तो आपको पता चलेगा इन दोनों पॉइंट के बीच में पाई बाय 2 एंगल का डिफरेंस है। क्योंकि आप बहुत सिरे से जानते हैं कि एक पूरा का पूरा कर्व पाई का होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आधा आधा कर्व कितने का होगा, मतलब इतना सा जो डिस्टेंस है कर्व का वो डिस्टेंस कितने का होगा। अगर ये पूरा डिस्टेंस पाई का है, ये पूरा कर्व एक पॉजिटिव कर्व पाई का है, तो ये आधा कर्व कितने का होगा, पाई बाय 2 का होगा। तो आप इजीली देख सकते हैं कि जो ईएमएफ की पीक वैल्यू है और जो करंट की पीक वैल्यू है उन दोनों के बीच में पाई बाय 2 का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने देखनी है कि करंट का ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। करंट का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में ग्राफ इस तरह से आपको दिखाई देना चाहिए, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका नेगेटिव हाफ, फिर ये ऊपर जाएगा, ये हो गया इसका पहला पॉजिटिव हाफ, फिर वापस नेगेटिव हाफ और फिर पॉजिटिव हाफ। बट दिखाने के लिए हम कहां से दिखा रहे हैं, दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं कि शुरुआत खाली यहां से हो रही है। ठीक है, एक्चुअल में एक कॉस ग्राफ जो होते हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीम पोजीशन से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये ऑसिलेशन चैप्टर में कभी आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कॉस ग्राफ्स यहां से चालू होते हैं, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसको पूरा बना के दिखा दिया। ठीक है, सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है, ठीक है, ये तो हो गया ग्राफिकल फॉर्मेट में हमने किस तरह से दिखाया इन दोनों के बारे में। सेकेंड चीज जो हम बात करते हैं वो होता है आपका फेजर डायग्राम। ठीक है, तो चलिए फेजर डायग्राम के बारे में बात करते हैं। कल भी मैंने फेजर डायग्राम आपको दिखाया था रजिस्टर के बारे में। अब आपने क्या देखना है, आप देख सकते हैं कि ये एक वेक्टर उन्होंने ड्रॉ किया है जिसमें उन्होंने ई नॉट को डिपिक्ट किया है, और यहां पे उन्होंने और एक वेक्टर को ड्रॉ किया है जहां पे उन्होंने आई नॉट को डिपिक्ट किया है, और दोनों के बीच में जो एंगल आप देख रहे हो वो कितने का देख रहे हो, 90 डिग्रीज का देख रहे हो। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि आई नॉट का जो वेक्टर है वो नीचे बनाया गया है, बिकॉज जो करंट है वो लैग कर रहा है, इसलिए वो 90 डिग्री से नीचे की तरफ बनाना है आप लोगों को। अगर कोई चीज लीड कर रही होगी
तो वो ऊपर की तरफ बनेगी। हम जब कैपेसिटर करेंगे तब मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको वो लीड करती हुई चीज कैसे दिखाई देगी। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि ईएमएफ का जो ई नॉट है वो हरदम यहां बनेगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर आपका करंट लैग कर रहा है तो 90 डिग्री से नीचे बना दो, और अगर आपका करंट लीड करता, मानो लीड करता, तो फिर वो 90 डिग्री से यहां पहुंच जाता है इस तरह से, और फिर ये एंगल 90 डिग्री का होता है। पर ऐसा तो आपके साथ अभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये पार्ट नहीं हो रहा है, ये पार्ट हो रहा है। नीचे बनेगा तो लैग है, ऊपर बनेगा तो लीड है करंट के लिए, और हरदम आप ई नॉट का वेक्टर इधर ही बनाएंगे स्टैंडर्ड जगह। ठीक है, सो दिस हैज ऑल्सो बिकम योर फेजर डायग्राम। अब आगे बढ़ के देखते हैं, अगर मैंने आपको कल परसों बताया था कि नॉर्मल फेजर डायग्राम भी आप बना सकते हैं, वो किस तरह से बनाएंगे जरा उसके पीछे भी एक नजर घुमा लेते हैं। अगर आप एक नॉर्मल फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल से क्या करें, आप ई वेक्टर को यहां बनाएं, ठीक है, और आप करंट के वेक्टर को नीचे बनाएं इस तरह से, और यहां पे इस तरह से एरो करके आप π/2 दिखा दो। ये बहुत ही सिंपल तरीका है फेजर डायग्राम बनाने का, जो मैंने आपको पिछले रजिस्टर के लिए भी बताया था। उस वक्त आपने क्या किया था, आपने ईएमएफ के वेक्टर को और करंट के वेक्टर को दोनों को एक ही ओवरलैप एरो में दिखाया था, क्योंकि दोनों के बीच में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं था। अब यहाँ पे π/2 का डिफरेंस है, तो आपने यहाँ पे ईएमएफ बनाया, नीचे की तरफ आपने करंट बनाया। नीचे की तरफ आप करंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप लैग दिखाना चाहते हैं। सिमिलर मैंने अभी जो आपको डायग्राम दिखाया उसमें भी करंट का वेक्टर नीचे की तरफ ही आपने बनाया था, और दोनों वेक्टर के बीच में आपने 90 डिग्री का गैप दिखाया था। ठीक है, बस उस फेजर डायग्राम में आप ई नॉट और आई नॉट के हिसाब से बात करते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्टली ई वेक्टर और आई वेक्टर डायरेक्टली दिखा देते हैं। तो ये फेजर डायग्राम भी उतना ही सही है जितना वो फेजर डायग्राम सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, इस चीज को लेकर जरा हम लोग बात करना चाहते हैं। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर चीज से हम क्या निकाल सकते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जरा देखते हैं इसके बारे में भी। अभी जो हमने यहां पे लिखा था, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है, ऐसी चीज आप पहले भी लिख चुके हैं जब आप रजिस्टर के लिए लिख रहे थे। तो जब आप रजिस्टर के लिए लिख रहे थे तब ये इक्वेशन किस तरह से आई थी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर। ठीक है, सो इफ यू कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, आपको समझ में आएगा ये जो ओमेगा एल है, ये बंदा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बट ये रेजिस्टेंस किसका है, ये रेजिस्टेंस किस चीज का है, ये रेजिस्टेंस आपके इंडक्टर का है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस किसका है, आपका इंडक्टर का। याद रखिए, दुनिया की हर एक चीज करंट को अपोज करती है, उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिससे वो करंट को अपोज करता है। तो यहां पे जो आप ओमेगा एल देख रहे हैं, दिस थिंग, this will be called as the resistance offered by the inductance to AC। ठीक है, सिंपल सी चीज है, दुनिया की अगर हर एक चीज के पास कुछ रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है, तो इंडक्टर भी एसी को कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो उस रेजिस्टेंस को आप यहां पे ओमेगा एल बोल रहे हैं। तो इसको लिखा जाता है इस तरह से, उसका नाम है एक्स एल। एक्सएल इज कॉल्ड एज क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड एक्सएल का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा एल। ये आपके एक्सएल का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखिए, जब कोई इंडक्टर एसी को कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस में और रेजिस्टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, एक दो लेक्चर के बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। बट फिलहाल आप लोग के लिए सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सएल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सएल, दैट इज ओमेगा एल, एंड ओमेगा एल बेसिकली क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह पे आप इसको लिख सकते हैं 2πf टाइम्स एल। ये तो बेसिक फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज जो आपके दिमाग पे फिट होनी चाहिए कि अगर आप नोटिस करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो एक इंडक्टेंस एसी को ऑफर कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एक्सएल यानी कि
ऑपोजिशन इंडक्टेंस की तरफ से भी ज्यादा होगा, और अगर एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो भी ऑपोजिशन ज्यादा होगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? मोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, more is the opposition by inductance given to AC। जितनी AC की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली एक इंडक्टर उस AC को अपोज करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आ रही है कि अगर आप डीसी की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट डीसी, तो टेक्निकली हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो डीसी है उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। ऐसा होता नहीं है, बट अगर आप प्योर डीसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? जीरो होती है। सो प्योर डीसी सर्किट्स अगर आपने इंडक्टर पे लगा दिए तो आपको एक्सएल की वैल्यू भी कितनी मिलेगी? जीरो मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इंडक्टर है इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस टू डीसी। याद रखिए, प्योर डीसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल डीसी होगा तो उसके पास भी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी पक्का होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना हम इंडक्टर की तरफ से ऑपोजिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट अस सी अ न्यूमेरिकल ऑन दिस, कि किस तरह से हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि हाउ विल द थिंग्स गो ऑन विथ द इंडक्टर पार्ट। ठीक है, ओके, तो इस न्यूमेरिकल में हमसे कह रहे हैं कि एक इंडक्टर है जिनके पास जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू एल हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड वो वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 200 मिली हेनरी। ठीक है, जिसको एसी के साथ कनेक्ट किया गया है और उसकी पीक वैल्यू, एसी की पीक वैल्यू आप देख सकते हैं, कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ। पीक ईएमएफ मतलब ई नॉट की वो बात कर रहे हैं, जो आपको दिया हुआ है 210 वोल्ट्स, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई है, दैट इज 50 हर्ट्ज। वो चाहते हैं कि आप कैलकुलेट करें पीक करंट, यानी कि आप कैलकुलेट करें आई नॉट की वैल्यू। सेकंड वो पूछना चाहते हैं व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, दो चीज हमें करेक्ट यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम पीक करंट निकालते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीक करंट यानी कि वो चाहते हैं कि हम आई नॉट की वैल्यू निकालें। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमने आई नॉट का एक फॉर्मूला निकाला। आई नॉट का जो फॉर्मूला निकाला वो निकाला आपने ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, सो इसको लिखा जा सकता है ई नॉट अपॉन 2 पाई एफ एल। आप पहले अच्छी तरह से जानते हैं, ई नॉट आपको 210 दिया हुआ है। ठीक है, 2 इंटू पाई की जगह पे 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी आपको 50 दी हुई है इंटू इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी आपको दिया हुआ है, दैट कैन बी रिटन एज 0.2। ठीक है, अगर आप इस होल चीज को सॉल्व करोगे तो आपको आई नॉट की वैल्यू मिलेगी 3.342 एम्पियर्स। तो पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। यानी कि क्या, जब करंट अपने पीक वैल्यू पे होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें यह बताना है कि हमारे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें यह बताना है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अब बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना, यू वेरी वेल नो कि जो करंट है वो ईएमएफ से π/2 से लैग करता है। ठीक है, अगर करंट ईएमएफ को π/2 से लैग करता है तो जब करंट पीक पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो ईएमएफ है वो जीरो टच कर रहा होगा। मैं आपको ग्राफिकल फॉर्म में समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग को इस ग्राफ को देखना है। ठीक है, ये वो टाइम है जब करंट अपने पीक वैल्यू को हिट कर रहा है। देखिए फटाक से, रिस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू क्या है उस वक्त? रिस्पेक्टिव वोल्टेज की वैल्यू जीरो है। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब करंट हिट करता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तो उस वक्त वोल्टेज की क्या वैल्यू है।
तो करंट अगर मैक्सिमम वैल्यू हिट कर रहा है तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब उल्टा सोचो, अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता कि जब ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू हिट कर रहा है तो रिस्पेक्टिव करंट की वैल्यू क्या है, तो रिस्पेक्टिव करंट की वैल्यू 0 है। देख लो यहाँ पे ये कब होता है, जब दो लोगों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस आता है, ठीक है। सो द आंसर इज दैट कि उस वक्त जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा रहेगा, ठीक है। डू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं, ठीक है। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को, कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई डाउट है, तो जो भी बंदा या कोई भी वीडियो देखता है तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड मुझे बताइए कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।